So hello everyone, welcome to the session. So guys, in this session we are basically going to talk about the DFCCIL. यानी कि इस सेशन में हम इस बारे में बात करेंगे बच्चे कि DFCCIL क्या है। बहुत सारे बच्चों के टेलीग्राम में मैसेज आए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, इसे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। कुछ बच्चे जानते हैं इसके बारे में, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। तो आइए गाइस थोड़ा सा मिलकर इस बारे में बातें करते हैं कि ये जो DFCCIL है ये क्या है। ये बेसिकली गवर्नमेंट की यूनिट है या कोई प्राइवेट यूनिट है, काम क्या करती है, फंक्शन क्या करती है, जिसमें आपका रिक्रूटमेंट अभी आया हुआ है, जो आपने देखा होगा। मैंने पूरा इस पे वीडियो लिया है कि इसमें कितना रिक्रूटमेंट आया है, कितनी सीट आई है। तो बच्चे इसमें अप्लाई करने से पहले इसके बारे में जान जाते हैं कि DFCCIL है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं DFCCIL क्या है बच्चे। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब फ्रेट का मतलब बच्चे क्या होता है, फ्रेट व्हीकल उन्हें बोलते हैं, जैसे फ्रेट ट्रेन्स जो मालगाड़ियां होती हैं उन्हें फ्रेट ट्रेन्स बोलते हैं, यानी कि जो मालवाहक गाड़ियां होती है जो सामान वगैरह लेके जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, कॉरिडोर का मतलब होता है रास्ता, डेडिकेटेड मतलब होता है समर्पित, और फ्रेट का मतलब होता है मालवाहक गाड़ियां। ठीक है, तो गाइस देखिए इसका रिक्रूटमेंट आया है, बहुत अच्छी खासी सीटें आई हैं, इसमें आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब अभी मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे वीडियो का लिंक भी यहाँ पर है। तो गाइस सबसे पहले आप मेरे टेलीग्राम का चैनल जरूर फॉलो करिए, राहुल मिश्रा सर टेक्स्टबुक और टेक्स्टबुक इंजीनियरिंग। यहाँ पे आप जुड़ जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, वो मैं आपको पर्सनली यहाँ पे इंटरटेन करूंगा। आपका डाउट आप पोस्ट करेंगे और अब मैं आपके डाउट का आंसर कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं गाइस DFCCIL के बारे में। बेसिकली देखिए जो बच्चे DFCCIL है इसके बारे में हम आज 3 टॉपिक बातें करेंगे। पहला टॉपिक हमारा ये होगा कि यार इसका इंसेप्शन कब हुआ। इंसेप्शन मतलब इसकी स्थापना कब हुई। इंसेप्शन का मतलब होता है बच्चे, इंसेप्शन का मतलब होता है स्थापना। क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई। तो सबसे पहली बारे में हम बात करेंगे इसका इंसेप्शन कब हुआ, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई। स्थापना कब हुई, ये पेन आपको विजिबल है क्या, नहीं विजिबल है। चलिए दूसरा पेन ले लेता हूं मैं। ठीक है बच्चे, चलिए तो पहले देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। और इसका इंट्रोडक्शन यानी कि इसके बारे में एक परिचय देखेंगे। इसका परिचय क्या है, ये करता क्या है, कैसा डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, क्या करता है। और फिर फंक्शन, इसका कार्य क्या है, क्या है इसका कार्य क्या है। तो 3 चीजें हम यहाँ बात करने वाले हैं बच्चे की। इसकी स्थापना कब हुई, इसका इंट्रोडक्शन क्या हुआ, क्या है कि गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कैसी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, क्या है, और बेसिकली काम क्या करती है। तो बहुत सारे बच्चों को पहले ये कंफ्यूजन है कि सर DFCCIL करती क्या है, क्योंकि लगता कुछ ट्रेन जैसा है, रेलगाड़ी जैसा है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट है रेलवे, इतना बड़ा मिनिस्ट्री है रेलवे RRB है पूरा। तो ये DFCCIL क्यों, आखिर क्यों। तो इस क्यों का पहला आंसर खोजते हैं गाइस। इसका इंसेप्शन, इसकी स्थापना कब हुई। देखिए डियर, इसकी इंसेप्शन, इसका जो इंसेप्शन हुआ वो क्यों हुआ, पहले ये देखते हैं कि कब हुआ, फिर मैं आपको बताता हूं क्यों हुआ, क्यों जरूरत पड़ी DFCCIL की। ठीक है, तो जो इसका इंसेप्शन हुआ गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि ये जो आपका DFCCIL है, जो आपका DFCCIL है डियर, क्या है DFCCIL, ये किसके अंडर में आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में। किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है। यानी कि गवर्नमेंट की एक यूनिट है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। इसकी स्थापना कब हुई, इसका इंसेप्शन कब हुआ, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ। सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मेड अ हिस्टोरिक अनाउंसमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ DFCs मतलब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स while presenting the railway budget for 2005-2006। तो गाइज ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप DFCCIL का फॉर्म भर रहे हैं तो हो सकता है जनरल नॉलेज के सेक्शन में क्वेश्चन आ भी जाए। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया, कब, जब वो रेलवे बजट पास करे थे 2005-2006 में। तो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जब वहां पे रेलवे का बजट पास हो रहा था पार्लियामेंट में, उस टाइम पे इस DFCs का अनाउंसमेंट किया गया कि भैया हमारे पास एक DFC होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसको हम बोलेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, और उसको एक यूनिट चलाएगी जिसको हम बोलेंगे CIL, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इन DFC को जो चला रहा है वो है DFCCIL यानी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इन अप्रैल 2005 द प्रोजेक्ट वाज डिस्कस्ड एट द जापान इंडिया समिट मीटिंग। तो 2005 में अप्रैल में ये जो प्रोजेक्ट है DFCCIL का, ये डिस्कस किया गया जापान और इंडिया की समिट में, यानी कि मीटिंग में, कि भैया हमको एक DFC चाहिए, एक DFC को चलाने वाली यूनिट चाहिए, यानी कि DFCCIL चाहिए। अब बात है कि इसका इन्वेंशन क्यों हुआ। जब हमारे पास पहले से ही रेलवे है, जब गाइस हमारे पास पहले से ही RRB है, तो आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको क्यों जरूरत पड़ी, इसको एक इसका आविष्कार करने की, इसको स्टैब्लिश करने की, इसके इंसेप्शन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है,
तो उसका आंसर बहुत सिंपल है गाइस। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, तो आता है इंट्रोडक्शन पे कि ये क्यों आया। देखिए ये आपको फिगर दिख रहा होगा, इसमें एक फ्रेट ट्रेन दिख रही है, क्या दिख रही है, मालगाड़ी आपको दिख रही है ना। जो आप देखेंगे कि मालगाड़ी बहुत सारा, कहीं कोयला जाना है, कोई पार्सल जाना है, कोई बहुत बड़ा सामान जाना है, बैरल्स जाने हैं, ऑयल जाने हैं, कंटेनर जाने हैं, तो इन सबको बोलते हैं फ्रेट्स। ये जो फ्रेट्स वाली गाड़ियां होती हैं, लाइक फ्रेट्स जो आपका ट्रेन होती है, तो ये सब चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। जो भी गुड्स वगैरह कैरियर होती हैं, लाइक बड़े संख्या में मालगाड़ियां ऐसा, तो ये सब बड़े बड़े सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती हैं। अब गाइस बात यह है कि ये जो मालगाड़ियां हैं, इनके जो पायलट हैं, जो लोको पायलट हैं, जो असिस्टेंट लोको पायलट हैं, उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। क्यों? देखिए 2-3 रीजन है। पहला रीजन ये है, ये जो मालगाड़ियां हैं ना, ये जो फ्रेट ट्रेन्स हैं, जो मालगाड़ियां हैं, ये बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते हैं। पहली चीज, इनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। ये जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं गाइस, ये रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, वेरी हाई रेवेन्यू, बहुत ज्यादा रेवेन्यू देते हैं ये। अभी आपको दिखाऊंगा कितना रेवेन्यू इससे मिलता है। बहुत ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करते हैं। अब यानी कि आप ये समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, जैसे मान लीजिए FY 2023 की बात करें, जैसे 2022-2023 की फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो रेलवे का अगर आप देखेंगे, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे पेपर का आर्टिकल मिल जाएगा, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का मिल जाएगा, द हिंदू का मिल जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का, बहुत सारा आपको रेफरेंस मिल जाएगा। तो वहां पे आप देखेंगे कि रेलवे का जो मुनाफा है, लगभग रेलवे की जो रेवेन्यू है, मुनाफा नहीं रेवेन्यू, जो रेलवे का रेवेन्यू है 2022-23 का, वो लगभग 2-2.25 लाख करोड़ रुपए का है। 2 लाख करोड़ यार, 2.25 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। लेकिन उसमें से मोर देन 60% रेवेन्यू किससे आता है? इन फ्रेट ट्रेन से आता है। किससे आता है? इन फ्रेट ट्रेन से आता है। ठीक है, तो मोर देन 60 to 65% रेवेन्यू, अराउंड 60 to 65% रेवेन्यू किससे आता है? इन फ्रेट ट्रेन से, यानी कि मालगाड़ियों से आता है। जो कंटेनर्स आप देखेंगे ना, कभी आप स्टेशन जाते हैं तो बड़ी बड़ी मालगाड़ियां होती हैं जिनमें कंटेनर्स होते हैं, जिनमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बहुत सारी चीजें वो लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये ऑब्वियसली इनसे बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है। यानी कि जो टोटल रेवेन्यू है रेलवे का, टोटल रेवेन्यू का अप्रॉक्स 60%, टोटल रेवेन्यू का अप्रॉक्स 60% तो ये फ्रेट जो ट्रेन है वो देती हैं, यानी कि मालगाड़ियां वगैरह ये सब देती हैं। बाकी जो 40% है उनमें पैसेंजर वगैरह आती हैं, पैसेंजर एक्सप्रेस, एसी ट्रेन वगैरह सब जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करती हैं, वो बेसिकली 40% कंट्रीब्यूशन देती हैं रेलवे के रेवेन्यू में किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। और ये जो है ये 60% से 63, 64, 65% तक ये कंट्रीब्यूट करती हैं रेलवे की जो फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट आती है, जब रेल बजट आता है, तो आप कभी भी रेल बजट देखेगा, जो फ्रेट ट्रेन है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रेलवे में बहुत ज्यादा होता है। तो अब असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट यार ये बोलते हैं कि सर हम इतना रेवेन्यू देते हैं, इतना हम आपके मतलब जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इतना रेवेन्यू दे रहे हैं, तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार ऐसा होता है कि जो रेलगाड़ियां होती हैं, रेलगाड़ी यानी कि ये मालगाड़ी बात कर रहा हूं, ये जो मालगाड़ी वगैरह होती हैं, ये आप देखेंगे कई जगह जाके खड़ी हो जाती हैं। जब कई जगह जाके खड़ी होती है, क्यों? क्योंकि बगल से आपको एक्सप्रेस निकालनी है, बगल से आपको वंदे भारत निकालनी है, ट्रेन 18 निकालनी है, राजधानी शताब्दी निकालनी है, तो इन गाड़ियों को रोक देते हैं, क्योंकि इन गाड़ियों को कंपैरेटिवली तवज्जो कम दिया जाता है, यानी कंपैरेटिवली इनको वैल्यू कम दी जाती है। तो अब इनके पायलट ये बोलते हैं कि यार हमने इतना रेवेन्यू आपको दिया है और हम 10-10, 15-15 घंटे खड़े होकर वेट कर रहे हैं, ये हमारे लिए बियरेबल नहीं है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मतलब अब ये नहीं कि मतलब उन्होंने आंदोलन मचा दिया, कहने का मतलब उनके लिए बड़ा हेक्टिक हो गया, बड़ी परेशानी हो गई। 10-10 घंटे, 15-15 घंटे, कई रेलगाड़ियां तो मालगाड़ियां तो ऐसी हैं जो एक 1-1 दिन तक खड़ी हो जाती हैं, है ना। ट्रैफिक क्लियर नहीं है, कहीं गेट क्लोज है, बगल से कोई हाई स्पीड ट्रेन निकल रही है, बुलेट मतलब कोई हाई शताब्दी निकल रही है, राजधानी निकल रही है, तो इनको वेट करना पड़ जाता है। तो इस वजह से उनकी तकलीफ को, उन्होंने अपनी तकलीफ को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजा, यार हमारे साथ ये प्रॉब्लम है सर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या किया, जो आरआरबीज वगैरह हैं, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उनसे कांटेक्ट किया, यानी कि रेलवे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया कि भैया इसका कोई सोल्यूशन है क्या? आप कोई अलग से कॉरिडोर बना सकते हैं क्या? कोई फ्रेट कॉरिडोर, ध्यान से सुनना, क्या आप कोई फ्रेट कॉरिडोर अलग से बना सकते हैं इन मालगाड़ियों के लिए? तो उन्होंने बोला कि यार देखो सर, हम तो वैसे ही इतने बिजी चल रहे हैं, हमारे पास ऐसे ही इतना काम धाम है, हमको पैसेंजर ट्रेन चलाना है, एक्सप्रेस ट्रेन चलाना है, मेल चलाना है, ट्रेन 18 चलाना है, वंदे भारत चलाना है, बहुत सारी ट्रेन चलानी है, हमारे पास बहुत सारा काम है। और हमारा नेटवर्क आप जानते हैं, इंडियन रेलवे का नेटवर्क पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यार हमारे पास काम बहुत ज्यादा है सर, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा और हम इतना हम इस पचड़े में हम पढ़ना नहीं चाहते। तो यानी कि फ्रेट कॉरिडोर बनाना था, यानी कि इनके लिए एक ऐसा रास्ता बनाना है जहां पे इन गाड़ियों को वेट ना करना पड़े, इन रेलगाड़ियों को वेट ना करना पड़े, जो इनका वेटिंग टाइम है वो मिनिमम किया जाए,
जो गेट वगैरह की क्लोजिंग होती है, कोई फाटक बंद हो गया, कोई सिग्नल रेड हो गया, आप गाड़ियां खड़ी हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अलग बॉडी बनाई। कब? अप्रैल 2005 में अनाउंस किया, जो मैंने आपको बताया। अप्रैल 2005-2006 के बजट में जब पार्लियामेंट में बजट पेश हुआ तो उसमें इस चीज को रखा गया, इस मेन मुद्दे को रखा गया कि यार क्यों ना इस फ्रेट कॉरिडोर के लिए एक डेडिकेटेड बॉडी बनाई जाए। इस फ्रेट कॉरिडोर यानी ये जो फ्रेट का कॉरिडोर है, ये जो मालगाड़ियों का रास्ता है, जो इनका कॉरिडोर है, इनके लिए एक डेडिकेटेड बॉडी बनाई जाए। तब बच्चे इजाद हुआ किसका? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक यूनिट के हाथ में कमांड दिया कि भैया तुम इस चीज को कंट्रोल करो, तुम इनका एक अलग से रास्ता बनाओ। उस रास्ते पे और कोई गाड़ी नहीं जाएगी, उस रास्ते पे ना कोई पैसेंजर जाएगी, ना ही कोई मेल जाएगी, ना ट्रेन 18 जाएगी, ना शताब्दी, ना राजधानी, कोई ट्रेन नहीं जाएगी। ये सिर्फ डेडिकेटेड होगा किसके लिए? फ्रेट कॉरिडोर्स के लिए। ये सिर्फ इन गाड़ियों के लिए डेडिकेटेड होगा और कोई भी इस पे नहीं जाएगा। ना ट्रैफिक जाम की सुविधा, ना ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम आएगा, ना ही रेड सिग्नल का प्रॉब्लम आएगा, ना ही गेट क्लोजिंग की, ना ही सिग्नल फेलियर की प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पूरा कॉरिडोर आप बनाइए सिर्फ डेडिकेटेड टू दीज फ्रेट ट्रेन्स। तो उन्होंने जिस बॉडी को सौंपा तो उस बॉडी के आगे लगा CIL, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि DFC को कंट्रोल करने वाली बॉडी हो गई DFCCIL। क्लियर? अब देखिए इतना शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चे इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा। अब देखिए ये है बच्चे आपका पैसेंजर ट्रेन, ये आपकी पैसेंजर ट्रेन है। आप देख रहे होंगे ये शताब्दी राजधानी आपको दिख रही होगी। तो ये पैसेंजर ट्रेन है और ये आपका फ्रेट ट्रेन है। मैंने क्या बताया कि हाई रेवेन्यू, टोटल रेलवे का जितना भी रेवेन्यू आता है किसी पर्टिकुलर FY में, फाइनेंशियल ईयर में, उसका 60% से अबव डोनेशन किसका होता है, कंट्रीब्यूशन किसका होता है? इन फ्रेट ट्रेन्स का। ठीक है, तो इस वजह से इनको एक सेपरेट कॉरिडोर देना जरूरी है, एक डेडिकेटेड कॉरिडोर। बच्चे समझिएगा डेडिकेटेड कॉरिडोर का मतलब क्या है कि वो सिर्फ इन्हीं के लिए समर्पित है, ओनली डेडिकेटेड फॉर दिस, उस पर और कोई अलाउड नहीं है। नो वन एल्स इज अलाउड ऑन दैट कॉरिडोर। अब वो कॉरिडोर कैसे बना, कहां कहां बना, मैं आपको पूरा दिखाता हूं। ठीक है, अब जरा समझिए बच्चे, ये सब नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी नॉलेज है। हमेशा पढ़ाई से इतर भी कुछ नॉलेज रखना चाहिए। अब देखिए जरा मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जो रेवेन्यू आता है फ्रेट ट्रेन से, जो इंडियन, बच्चे ये जो रेफरेंस मैंने लिया है मैं आपको दिखाता हूं। ये जो रेफरेंस है, ये द हिंदू का है, द हिंदू से रेफरेंस लिया है मैंने, और टाइम्स ऑफ इंडिया का है, और फाइनेंशियल एक्सप्रेस का है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आपका जो रेफरेंस है वो है। ठीक है, अब देखिए यहां पर फॉर FY यानी कि फाइनेंशियल ईयर, मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 की, 2019 और 20 के वित्तीय वर्ष की बात करूं, फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, तो यहां पे इंडियन रेलवे जो है हैज जनरेटेड अ रेवेन्यू ऑफ रुपीज इंडियन रेलवे हैज, कौन? फ्रेट ट्रेन्स। किसने? फ्रेट ट्रेन्स ने। कितना किया? 1,13,487.89 करोड़, 1,13,487.89 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू मिला ओनली फ्रॉम द फ्रेट ट्रेन्स। इससे मिला फ्रेट ट्रेन्स, यानी कि माल गाड़ियों से इतना रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट को मिला। अगर मैं गाइस बात करूं फिस्कल ईयर की, यानी कि फाइनेंशियल ईयर की बात करूं 2020-21 की, तो टोटल ऑफ 1,17,231.82 करोड़ हैज बीन जनरेटेड। कितना रेवेन्यू दिया? टोटल 1,17,231.82 करोड़ का। और गाइस अगर मैं बात करूं 21-22 की, अगर मैं 21-22 की बात करूं, देखो हर साल बढ़ता जा रहा है, एवरी ईयर इंक्रीज। यहां पे 1,13,000, यहां पे 1,17,000 और अभी बढ़ के हुआ 1,41,000। ये मेरे पास अभी किसकी रिपोर्ट है? 21 और 22 की। 22 और 23 में ये जो रहा, अभी आपको बताता हूं 22-23 में कितना रहा। तो 22, 21 और 22 में अगर आप देखेंगे FY फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष 21 और 22 में, तो जो फ्रेट से जो हमको रेवेन्यू मिला, इंडियन गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिला, वो मिला 1,41,096.39 करोड़, यानी कि 1,41,096.39 करोड़ का रेवेन्यू 2021-2022 के फाइनेंशियल ईयर में मिला। अब अगर 2023 की बात करूं बच्चे, तो 2023 में रेवेन्यू ये बढ़ के आई थिंक 161 और 1,78,000 करोड़ या 1,61,000 करोड़ के अराउंड हुआ। यानी कि कहने का मतलब कि हर साल दर साल ये रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। मींस इट इज शोइंग दैट कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा जो फ्रेट डिपार्टमेंट है, जो फ्रेट लाइक मालगाड़ियां हैं, इनसे कितना रेवेन्यू इंडिया को मिल रहा है और ये कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। अब यार अगर ये कंट्रीब्यूशन कर रही हैं तो इनके लिए भी एक सेपरेट पाथ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा किस्सा है कि ये वाहन हमारे GDP का हिस्सा है,
कि ये हमारे जीडीपी का हिस्सा है, यही बहुत बड़ा किस्सा है हमारे इंडियन रेलवे का, यानी कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनके लिए एक सैल्यूट हो जाए और उनके लिए तालियां हो जाए। और जितने भी एएलपीज वगैरह हैं, जो भी लोको पायलट हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो सब 8-8 10-10 घंटे बेचारे वेट करते हैं और फिर भी मतलब वो कुछ ज्यादा डिमांड नहीं करते, कुछ करते नहीं है, तो उनके लिए बहुत एक अंदर से सैल्यूट तो जरूर आता है। ठीक है, इतना रेवेन्यू यार ये लोग देते हैं। अब अगर मैं बच्चे बात करूं किसकी, रेवेन्यू फॉर पैसेंजर ट्रेन, जो पैसेंजर ट्रेन वगैरह है, यानी कि जो पैसेंजर को लेके जाती हैं। अब पैसेंजर ट्रेन का मतलब ये नहीं कि लोकल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन का मतलब सारी ट्रेन, जो भी पैसेंजर ट्रांसपोर्टर है, अगर मैं उनकी बात करूं तो अगर आप देखेंगे रेवेन्यू, देखिए पैसेंजर ट्रेन का जो रेवेन्यू रहा बच्चे वो 63,300 करोड़ रुपए रहा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, और ये था 39,214 करोड़ 2021 और 22 में। ठीक है, तो 2023 में 63,000 करोड़ का रेवेन्यू आया, 63,300 करोड़ का रेवेन्यू आया पैसेंजर ट्रेन से, और 2021-22 में कितना था, 39,214 करोड़ का रेवेन्यू था पैसेंजर ट्रेन से। ये भी रिपोर्ट वही, रेफरेंस वही है। ठीक है, सारे न्यूज़पेपर वही है। अब 21-22 में देखिए जो रेवेन्यू रहा 22-23 का, वो कंपैरेटिवली 61% इंक्रीज हुआ कब, 21-22 में। और देखिए ये 61% इंक्रीज होने के बाद भी कितना आया, 39,000 करोड़, किसमें, 21-22 में। लेकिन जो हमारी फ्रेट ट्रेन्स ने दिया, यानी कि मालगाड़ियों ने दिया 21-22 में, वो कितना दिया, 1,41,096.39 करोड़ का रेवेन्यू दिया। तो अब इनके लिए जरूरत बनती है एक अलग से डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने की, और इस पे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। तो शुरुआत इसकी किया गया 2005 से, लेकिन बीच में कुछ रीजन वगैरह हुए, इसमें ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो अब इस पे डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है। तो इनके लिए 2 कॉरिडोर अलग से बनाए जा रहे हैं। पहला जो कॉरिडोर है गाइस वो वेस्टर्न कॉरिडोर है, और दूसरा ईस्टर्न कॉरिडोर है। एक ईस्ट से कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एक वेस्ट से कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जो ईस्ट का कॉरिडोर है वो वेस्ट बंगाल से लेके बनाया जा रहा है, वेस्ट बंगाल से कनेक्ट करके समथिंग लुधियाना तक बनाया जा रहा है। और जो वेस्टर्न कॉरिडोर है वो शुरू किया गया है जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट से, और एंड होगा कहां पे, दादरी, गाजियाबाद के पास जगह है दादरी, वहां तक उसको बनाया जा रहा है। तो मैं आपको पूरा डिटेल दिखाता हूं कि वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर कैसे गवर्नमेंट बना रही है और कैसे इस पे काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा इसके बारे में। अच्छा, इनके फंक्शंस बच्चे क्या है, तो फंक्शन इनके क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा इनके फंक्शन क्या है। तो इनका फंक्शन है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स कवरिंग 3381 रूट किलोमीटर पासिंग थ्रू द 9 स्टेट, यानी कि ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं ये कितना कवर करेंगे, लाइक 3381 रूट्स किलोमीटर पासिंग थ्रू 9 स्टेट, इतने किलोमीटर का रूट जो 9 स्टेट से पास होंगे। ठीक है, मेगा रेलवे प्रोजेक्ट विद ट्रैक लिंकिंग एक्सीडिंग 6,000 किलोमीटर, यानी कि इनका जो ट्रैक की लेंथ होगी टोटल वो लगभग कितना एक्सीड करेगी, लगभग 6,000 किलोमीटर के अराउंड इनकी ट्रैक की लेंथ हो जाएगी। उसके बाद चैलेंजिंग लैंड एक्विजिशन ऑफ 11827 हेक्टेयर्स का इनके पास लैंड एक्विजिशन का भी चैलेंज है, क्योंकि भैया लैंड भी तो लैंड का भी एक्विजिशन करना पड़ेगा। अब आप किसी की लैंड लोगे, कोई फार्मर है, अगर आप उसकी लैंड पे रेलवे ट्रैक बिछाओगे तो ऑब्वियसली आपको उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो वो भी एक चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। तो प्रोजेक्ट इन्वॉल्व अर्थ वर्क ऑफ 237 लाख क्यूबिक मीटर्स, यानी कि जमीनी जो कार्य होगा, जो जमीन का कार्य होगा वो कितना किलोमीटर का है, लगभग 2,371 लाख क्यूबिक मीटर का अर्थ वर्क यहां पे होना है। उसके लिए बहुत सारी मशीन से लगानी पड़ेंगी, तो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आएगा, है ना। अब ध्यान रखना, इन सब में वर्कर इन्वॉल्व है, इन सब में जीएम है, जनरल मैनेजर है, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, और जो 2 पोस्ट आपके पास आई हैं 2 कैटेगरी में, वो किसकी है, एग्जीक्यूटिव की और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आपके पास आई हुई है। उसके बाद गाइस देखिए और क्या है, देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि कंप्लीट एलिमिनेटिंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट्स ऑन दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क पर, इस पर्टिकुलर कॉरिडोर पे जो गेट की क्रॉसिंग है वो कंप्लीटली एलिमिनेट किया जाएगा, ताकि रेड सिग्नल हो, चाहे दुनिया में कुछ भी हो, हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये ट्रेन बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी रुकावट के आराम से चलती रहे, ताकि जो पायलट हैं या जो भी ट्रेन है उनको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब 596 मेजर ब्रिजेस, एंड अब ये जो कॉरिडोर जब बनेगा तो इस कॉरिडोर के रास्ते में क्या क्या आएगा, 596 मेजर ब्रिज आएंगे और 4,343 माइनर ब्रिजेस बनाए जाएंगे इस कॉरिडोर में, वेस्टर्न ईस्टर्न मिला के। इसके रास्ते में 596 मेजर ब्रिजेस बनाए जाएंगे और 4,643 छोटे मोटे ब्रिजेस बनाए जाएंगे। और क्या होगा, 304 रोड ओवर ब्रिजेस, यानी कि जो आरओबीज होते हैं ना, रोड ओवर ब्रिज, वो 304 आरओबीज बनेंगे। कितने बनेंगे, 304 आरओबी होंगे रोड ओवर ब्रिज, और 557 रोड अंडर ब्रिज,
एंड 52 रेलवे फ्लाई ओवर्स, ये सब यहाँ पर बनाए जाएंगे। 126 स्टेशन आपको मिलेंगे अलोंग विद द अलाइनमेंट। 126 स्टेशन इनके रास्ते में टोटल बनाए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी कि $1 मिलियन का प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए इनको एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव सब कुछ चाहिए। अब गाइस सीनियर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो बड़े लेवल पे होते हैं, तो अगर उसका आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो जिसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए हुआ उसकी पोस्ट इन्होंने निकाली, रिक्रूटमेंट निकाला जूनियर एग्जीक्यूटिव का और एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। तो इसके बाद और देखिए, अब ये जो रूट है बच्चे, ये थोड़ा सा मैप आपको तो प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, तो ये जो रूट है देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये एक प्लेस है दंकुनी। क्या प्लेस है? दंकुनी। दंकुनी एक जो प्लेस है वो वेस्ट बंगाल में आता है। कहां पे आता है? वेस्ट बंगाल में। अब ये बच्चे कौन सा कॉरिडोर है? अगर आप देखेंगे इंडिया में तो ये नॉर्थ है। क्या है? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है। तो मैं आप लिख दे रहा हूं, ये आप जानते होंगे इतना, तो इतना ये नॉर्थ है, ये ई है और ये आपका डब्ल्यू है और ये आपका साउथ है। और इन्हीं से मिलकर न्यूज बनता है। अगर शायद आपको पता होगा कि जो न्यूज वर्ड है समाचार, वो इन्हीं से मिलकर बना हुआ है। NEW और S, न्यूज यानी कि चारों दिशाओं का समाचार, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ सबका समाचार आपको सुनाते हैं, तो न्यूज इसी से बना हुआ है। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान पे, जो ईस्टर्न कॉरिडोर है बच्चे वो दंकुनी से बन रहा है। दंकुनी कहां है? वेस्ट बंगाल में एक जगह पड़ती है दंकुनी, तो वहां से ये ईस्टर्न कॉरिडोर जो है वो शुरू हो रहा है। और ईस्टर्न कॉरिडोर यहां से लेके कहां तक जाएगा? लुधियाना तक, यानी कि पंजाब में लुधियाना तक कहां तक जाएगा? ईस्टर्न कॉरिडोर। लुधियाना से ये बन रहा है दंकुनी, वेस्ट बंगाल से लेकर लुधियाना पंजाब तक। कहां तक? लुधियाना पंजाब तक। क्लियर? अब वेस्टर्न कॉरिडोर की बात कर ले तो जो बच्चे वेस्टर्न कॉरिडोर है, जो पश्चिमी कॉरिडोर है, वो कहां से कहां बन रहा है? देखिए यहां पे एक जगह है JNTP, एक जगह है बच्चे यहां पे, क्या? जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट। क्या है? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट है महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में। तो स्टेट है महाराष्ट्र, वहां से ये वेस्टर्न कॉरिडोर शुरू होगा JNTP से और जाएगा कहां तक? दादरी तक। कहां तक? दादरी। तो दादरी जो जगह है वो यूपी में पड़ती है, मतलब गाजियाबाद के पास एक जगह पड़ती है दादरी, गाजियाबाद के पास, ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद के समथिंग अराउंड। तो दादरी वहां तक ये जाने वाला है। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, वेस्टर्न कॉरिडोर बन रहा है JNTP, जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट, यानी कि जो कि महाराष्ट्र में, वहां से लेके दादरी तक। और जो ईस्टर्न कॉरिडोर बनेगा वो दंकुनी से कहां तक बनेगा? आपका लुधियाना तक बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा इनका फंक्शन है। इसके लिए इन्होंने पूरा एक डेडिकेटेड बॉडी स्टैब्लिश की जिसको बोला गया DFCCIL। CIL वो बॉडी है जो DFCs को ऑर्गेनाइज करेगी। ठीक है, क्योंकि मालगाड़ियां जो है बच्चे, उनका देखिए मालगाड़ियों की डेली की कॉस्ट क्या है? बहुत कम, एज कंपेयर टू पैसेंजर जो भी ट्रेन है उनके कंपेयर में इनकी डेली की जो रेनोवेशन की कॉस्ट है, जो डेली मेंटेनेंस की कॉस्ट है, वो क्या है? बहुत कम। एसी में आपको डेली साफ सफाई करनी है, कोई बॉटल फेंक दिया, कोई बीड़ी पी के फेंक दिया, आपको वो भी हटाना है, कोई मूंगफली फैला दिया, तो वो सब आपको साफ सफाई करना है, क्लीन अप करना है, स्प्रे मारना है, बेडशीट को साफ करना है, पिलो को साफ करना है, ब्लैंकेट को साफ करना है, एक एनवायरमेंट मेंटेन करना है, एयर कंडीशनिंग करना है। लेकिन मालगाड़ियों में क्या है? चल रही है बिना धोले, बिना धुली नहीं जा रही, पोछी नहीं जा रही, चल रही है लगातार, यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है और आपको रेवेन्यू भी इतना दे रही है। तो यार जिम्मेदारी हमारी बनती है, एक इंडियन सिटीजन होने के नाते भारतीय सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि आप जो आपको इतना रेवेन्यू दे रहा है तो उसको कुछ रेसिप्रोकेट करें। टू एवरी एक्शन देयर शुड बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर आपको ये इतना दे रही है तो आप इनको भी इक्वली रेसिप्रोकेट करें। तो इस वजह से एस्टैब्लिशमेंट हुआ किसका? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का। ठीक है, तो DFCCIL जो पिक्चर में आई वो इसीलिए आई। चलिए, तो ये रहा बच्चे आपका पूरा इंफॉर्मेशन, DFCCIL क्या है, कैसे काम करता है, ये सब हमने पूरा देख लिया। अब बच्चे बात यह है कि अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो जुड़ना चाहता है हमारी टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग से, अगर आप हमारी टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग से गाइस जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे देखिए आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा। इसी वीडियो के नीचे जैसे आप एक लिंक मिलेगा, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सबसे पहले तो मेरा टेलीग्राम का चैनल फॉलो करिए। वो है, देखिए मैं आप इसको जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले जैसे आप मेरा टेलीग्राम का चैनल फॉलो करेंगे ना डियर, वो टेलीग्राम का चैनल जैसे आप मेरा फॉलो करेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा राहुल सर टेलीग्राम चैनल, तो आप इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको जो भी डाउट्स होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, जैसे हमारी डेली क्लास चलती है शाम को, डेली हमारी क्लास चलती है बच्चे शाम को 7 से 9 तक, तो शाम को 7 से 9 तक आप हमारी डेली क्लास में आ सकते हैं और वहां पे आके आप अपने डाउट को पोस्ट करें, या फिर आप जो भी क्लास चल रही है आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो क्लास स्पेशली RRB, SSC, JEE, DRDO सब के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका DFCCIL के लिए भी हम क्लास हमारी चल रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डेली हमारी जो क्लास चल रही है बच्चे वो शाम को 7 से 9 PM पर चलती है, इसी चैनल पर। इसी चैनल पर डेली हमारी क्लास होती है, इसी चैनल पर शाम को 7 से 9 तक। तो ये मेरा टेलीग्राम का चैनल पहले आप ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको बार की प्रिपरेशन करनी है, या फिर SSC, JEE की, या फिर DFCCIL की प्रिपरेशन करनी है, सो गाइस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जा सकते हैं। देखिए
अगर आप एजे मैकेनिकल की तैयारी करना चाहते हैं सो गाइज आपको इस पे क्लिक करना है एजे मैकेनिकल के सेगमेंट पे, और आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपको दिखेगा एजे मैकेनिकल का कंप्लीट पैकेज। तो ये पैकेज जिसकी कॉस्ट है 11,000 रुपए, लेकिन टेक्स्ट बुक आपको अगले 2 दिनों तक 19 से 21 मई 19, 20 और 21 3 दिन तक आपको टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कर रहा है बहुत ही आसान कॉस्ट पे, यानी कि ताकि आप इसको बियर कर सकें, इसको मतलब आपकी जो पॉकेट है वो इस पे ज्यादा पैसा आपका खर्च ना हो और आप इस बर्डन को आराम से झेल सकें। ठीक है, आपके लिए बियरेबल कॉस्ट पे टेक्स्ट बुक आपको ये दे रहा है। तो इसमें आपको 900 प्लस लाइव टेस्ट सीरीज मिलेंगी, बहुत सारी स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, सब कुछ मिलेंगे। परचेज कैसे करना है डियर, देखिए तो 11,000 का कोर्स आपको मिल रहा है 3709 रुपए में, लेकिन आपको इतना देना नहीं है, आप यहाँ पे जाके प्लान को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप प्लान को चेंज करेंगे डियर, देखिए यहाँ पे 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने, जो भी आप कोर्स लेना चाहें अपने पॉकेट के हिसाब से आप इसको परचेज कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 6 महीने का कोर्स लेना है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 11,000 कोर्स 3709 रुपए में। आप इसमें मेरा कूपन अप्लाई करेंगे, मेरा कूपन जैसे अप्लाई करेंगे गाइस, मेरा कूपन कोड है RMISHRA, यानी कि आर मिश्रा। आप इसको देखिए अप्लाई यहाँ पर जैसे ही करेंगे, ये देखिए आपको टोटल का सेविंग कितनी हो रही है, यहाँ पर 3,444 रुपए में पूरा आपको ये कोर्स मिल रहा है। 11,000 का कोर्स आपको 3,444 रुपए में दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये तो रहा एजेई का कोर्स। अब अगर गाइज आप चाहते हैं बार का कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 पे जाना, तो आपको बहुत ही कम प्राइस पे इस समय टेक्स्ट बुक आपको ऑफर कर रहा है ये सारा कोर्स। तो देखिए ये आपको यहाँ पर दिख रहा है 7,000 का पूरा कोर्स आपको 2,239 रुपए मिल रहा है, बट आपको ये भी पे नहीं करना है, आपको यहाँ पे परचेज नाउ करना है गाइस। परचेज नाउ करने के बाद प्लान को चेंज करिएगा, जैसे 6+3 मंथ का, 6+3 मंथ का मतलब 6 महीने का आपको पे करना है, 6 मंथ का आपको चार्ज पे करना है, 3 मंथ आपको हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं अगले 3 दिनों तक, यानी 19 से लेकर 21 तारीख तक टेक्स्ट बुक के सुपर समर सेल के तहत। ठीक है, तो यहां पर आप जैसे ही बच्चे क्लिक करेंगे, अप्लाई कूपन करेंगे, देखिए जैसे आपको फिर से वही कूपन अप्लाई करना है RMISHRA, ये कूपन आपको अप्लाई यहां पर करना है। जैसे आप कूपन यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये पूरा 2079 में आपको मिल जाएगा। कितने मिल जाएगा? 2079 में। तो यानी कि जो भी आप चाहते हैं गाइस, जिस तरह का भी कोर्स आप चाहते हैं, अगर आप कैटेगरी 2 का लेना चाहते हैं, कैटेगरी 1 का लेना चाहते हैं, कैटेगरी 2 का भी देख लीजिए यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कैटेगरी 2 का लेना, तो कैटेगरी 2 का गाइस आपको मिल रहा है 6,000 का पूरा कोर्स 1959 में मिल रहा है। आपको इससे भी कम पे करना है, बस आपको परचेज नाउ करना है, प्लान चेंज करना है। ये 1959 का दिखा रहा है, आपको कंटिन्यू यहाँ देखिए आपको अप्लाई कूपन करना है। जैसे आप कूपन अप्लाई करेंगे यहाँ पे RMISHRA आपको अप्लाई करना है, और जैसे ही आप इसको डालेंगे 1819 रुपए का पूरा कोर्स आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो भी कोर्स चाहते हैं वो कोर्स आप ले सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है, आपको और किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो 2 ऑप्शन, एक तो वीडियो के नीचे कमेंट डालिए और दूसरा टेलीग्राम में मैसेज डालिए। जब भी मैं मैसेज को देखूंगा आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। याद रखेगा डियर, ये सारे ऑफर सिर्फ लिमिटेड पीरियड ऑफर है, यानी कि 21 तारीख को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। 21 तारीख के बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑफर बच्चे कब तक है आपके लिए? सिर्फ 21 मई तक है, ओनली फॉर 21 मई तक आपका ऑफर है। कोड आपको लगाना है RMISHRA, ये कोड आपको लगाना है RMISHRA, ये कोड आपको लगाना है। जैसे आप ये कोड लगाएंगे ये सब कुछ ऑफर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइस ये जानकारी आपको कैसे लगी, DFCCIL के बारे में ये जो जानकारी मैंने आपको दी वो कैसे लगी, मजा आया कि नहीं आया, थोड़ा सा बताइएगा जरूर। ठीक है गाइस, एंड थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और कमेंट अपने जरूर डालिएगा। जितने बच्चे लाइव हैं यहाँ पे सब लोग अपने कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो मैंने किसी कमेंट पढ़ा नहीं क्योंकि मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है, इसलिए मैंने आपसे थोड़ा सा इंटरेक्शन कम किया। तो कमेंट जरूर डालिएगा नीचे, जो भी आपको डाउट हो इसके बारे में और कुछ पूछना हो तो आप यहाँ पर कमेंट जरूर डालिएगा। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड अच्छा फ्यूचर है आपका, जम के तैयारी करें और DFCCIL का फॉर्म जरूर भरें और मेहनत से तैयारी करें। और मेरी डेली क्लास होती है शाम को 7 से 8 और 8 से 9 इसी चैनल पर, तो आप जरूर क्लास को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।